नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो और आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो MS सेट का आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके हम यहाँ पर MCQs डिस्कस कर रहे हैं। MS सेट के जो MCQs हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी कड़ी के अंदर हमने पहले वीडियो के अंदर जो यूनिट 1 था जिसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे MS सेट 2020 के अंदर, वो हमने डिस्कस किए थे। अब हम यूनिट 2 के जो क्वेश्चन है यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं MS सेट 2020 के अंदर, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन रहेंगे सर जी? टोटल मिलाकर रहेंगे आपके लिए यह 12 क्वेश्चन यहाँ पर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कहता है कि ए सिस्टमेटिक असेसमेंट, हम सिस्टमेटिक रूप से एक असेसमेंट कर रहे हैं किसी चीज का किसी चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं ऑफ एन एक्टिविटी ऑन सम मीनिंगफुल डिफाइनेबल डोमेन ऑफ कंपनीज एक्टिविटी। कंपनी की एक्टिविटी का हम असेसमेंट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि इनका सोशल इंपैक्ट कितना है, यानी कि कंपनी जो भी काम कर रही है उसका सोशल इंपैक्ट हम देख रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे? सोशल इंपैक्ट से रिलेटेड जो असेसमेंट होता है उसको बोला जाता है सोशल ऑडिट। ये तो नाम से ही पता चल रहा था क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं इसके हार्ड लेवल की बात करूं तो बिल्कुल ये हार्ड लेवल और एवरेज क्वेश्चन की बात करूं तो ये इजी क्वेश्चन के अंदर आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर कहता है कि ये जो जीरो बेस बस्टिंग थी ना, ये हमने काफी बार सुना है कि यार जीरो बेस बस्टिंग के अंदर हमने काफी बार सुना है। तो ये जीरो बेस बस्टिंग की जो अप्रोच है वो किसने दी थी? ये दी थी पीटर फेयर ने। ये किसने दी थी? पीटर फेयर ने ये अप्रोच दी थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। जीरो बेस डायरेक्ट क्वेश्चन है। जीरो बेस बस्टिंग की जो अवधारणा है या जो कंसेप्ट है वो किसने दिया? जीरो बेस बस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया? पीटर फेयर ने दिया था। नेक्स्ट आता है अमिशन ऑफ पेशा, यानी कि हम क्या करते हैं जब भी आप देखते हो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जैसे कि अगर आता है 205 रुपया 70 पैसा, तो हम इसको 205 रुपये 70 पैसा न लिखने की जगह पर 206 रुपये लिख देते हैं। जब आप जॉब वगैरह के अंदर भी जाओगे और आपको अपने सीनियर्स को रिपोर्ट्स वगैरह भी देनी पड़ेगी तो आप ऐसे पॉइंटों में रिपोर्ट मत दे देना, वो खुद कंफ्यूज, मतलब वो उसको पढ़ने में तकलीफ होगी। 205 रुपये और 70 पैसे हैं या फिर 20,570 रुपये हैं, तो उनको हमेशा ही आप राउंड फिगर करके ही आप अमाउंट वगैरह देना ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो उनको, है ना। ये बात ध्यान रखना। चलिए मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते रहता हूं। अगर आपको एक्सेल के अंदर एक कॉलम के अंदर 205 रुपये 70 पैसे लिखे हुए हैं, आपको इधर 206 रुपये करने हैं। अब सिंपल सी बात है, एक लाइन अटेम्प्ट तो एक्सेल के अंदर होगी नहीं, हजारों लाखों लाइन अटेम्प्ट होगी। तो आप कौन सा फॉर्मूला एक्सेल के अंदर यूज करोगे? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जॉब के अंदर काम आने वाले क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन हमारा आपके लिए ये बनता है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि सर मैं ये फॉर्मूला यूज करके एक्सेल के अंदर सभी जो अमाउंट होगी उनको राउंड फिगर के अंदर कर दूंगा। तो अमिशन ऑफ पैसा, ये जो पैसा वगैरह होता है उनको हम ये राउंड फिगर में दिखाते हैं। ये कौन सा कंसेप्ट होता है? ये होता है मेटेरियलिटी कंसेप्ट, यानी कि ये इस 0.70 की इतना महत्वपूर्ण नहीं, इसको 206 रुपया कर दोगे तो भी चल जाएगा, है ना। महत्वपूर्णता की अवधारणा, जैसे कि अगर आप पेन वगैरह खरीदते हो, आपने पेन खरीदा, आपने पेंसिल खरीदी, तो ऐसा थोड़ी ना करोगे पेन अकाउंट डेबिट टू केस, पेंसिल अकाउंट डेबिट टू केस, इरेजर अकाउंट डेबिट टू केस, नहीं। आप इन सब चीजों को मिलाकर क्या बोल देते हो? स्टेशनरी। इस सब चीजों को मिलाकर क्या बोल देते हो? स्टेशनरी। और उसमें क्या कर देते हो? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू केस। ये स्टेशनरी जो आपने पेन के लिए, पेंसिल के लिए, इरेजर के लिए, सब के लिए जो यूज किया है वो उसकी जगह पर आपने स्टेशनरी वर्ड यूज किया है। ये भी कौन सा कंसेप्ट होता है? मेटेरियलिटी कंसेप्ट होता है। एग्जाम के अंदर खूब बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
विच ऐसे डील्स विथ ऑडिट सैंपलिंग, इनमें से कौन सा जो ऐसे है वो ऑडिट सैंपलिंग से डील करता है। ऐसे 530 डील करता है आपके लिए ऑडिट सैंपलिंग से। तो बाकी वाले ऐसे किससे रिलेटेड करते हैं, ऐसे 400, ऐसे 400 होता है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ऐसे 610 का मतलब होता है 610 ऐसे है किसी इंटरनल ऑडिटर जो है उसके कामों के ऊपर आप अगर विश्वास करते हो, उसके कामों के ऊपर अगर आप विश्वास करते हो तो वो है ऐसे 610। ऐसे 500 है ऑडिट एविडेंस, ऐसे 500 है ऑडिट एविडेंस। ऐसे 530 है ऑडिट सैंपलिंग। और यहां पर ही मेरे लिए आपके लिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है ऐसे 300 किसके लिए है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है जॉइंट ऑडिटर का ऐसे कौन सा है। 3 क्वेश्चन आपके लिए इस एग्जाम इसके अंदर हो गए हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। तो तीनों एमसीक्यूज का आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ए टारगेट कॉस्ट, कि यार मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल लगाओ, कॉस्टिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल मैं अपने नोट्स भेजता हूं, मेरे नोट्स की जो कॉस्ट, मेरे अपनी नोट्स की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि यार मेरे नोट्स की जो प्राइस है वो मैं फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये रखता हूँ, 2000 रुपये ही है। आप हमारे नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो 8003101114 के ऊपर। सभी नेट और सेट के जो एमसीक्यूज होंगे ना वो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ये तो फिर भी यूनिट वाइज है, टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो 2000 रुपये के 2000 या 2500 रुपये के अंदर है। और आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8003101114 के ऊपर, वो आपको प्राइस वगैरह बता देंगे। टोटल 10 बुकलेट आएगी 10 यूनिट की, ठीक है। तो और मैं कहता हूं कि यार मेरे को केवल और केवल इसमें 300 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। तो मेरी एक नोट्स को बनाने की जो कॉस्ट होगी 10 सेट बुक बनाने की कॉस्ट वो 1700 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो टारगेट कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन। प्रोजेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। जितना भी आप प्रॉफिट चाहते हो वो वाला आप क्या कर दोगे, जो अभी आपका टारगेट प्रॉफिट होता है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट नहीं, टारगेट प्रॉफिट, जो भी आपने प्रॉफिट टारगेट किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। काफी ये देखो बी में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, आंसर क्या होगा यहाँ पर आपके लिए सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, अब देखो ये रेशियो एनालिसिस वाले क्वेश्चन है। रेशियो के 3 से 4 वीडियो बना रखे हैं मैंने, अगर आप उनको कर लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपकी चुटकियों में हो जाएंगे। करंट रेशियो है 1.5:1। मैंने कभी आपको बता रखा है कि अगर ऐसा आता है तो फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का, फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये चीज डिनोट करती है पहले वाली चीज डिनोट करती है करंट एसेट्स को, ऊपर वाली चीज को, और डॉट्स के बाद वाली चीज डिनोट करती है नीचे वाली चीज को, तो करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स कितनी हो गई 1.5, करंट लायबिलिटी कितनी हो गई 1, ठीक है। ये कहता है कि नेट एसेट्स इसी अगर रेशियो में निकालते रहो, रेशियो में नेट एसेट्स कितनी है, नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स है 1.5, करंट लायबिलिटी है 1, तो नेट एसेट्स हो चुकी है आपके लिए 0.5, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, जो चीज ऊपर है वो चीज नीचे आनी चाहिए। अमाउंट में जो चीज ऊपर है 5 लाख रुपए हमारे को दे रखा है, क्या है करंट नेट करंट एसेट्स। तो नेट करंट एसेट्स अमाउंट में 5 लाख है, रेशियो में कितनी है, ये रही रेशियो में 0.5। जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दो। करंट एसेट्स निकालनी है तो करंट एसेट्स रेशियो में कितनी है 1.5, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। करंट लायबिलिटी निकालनी है रेशियो में, तो रेशियो में करंट लायबिलिटी कितनी है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। इससे ये जाएगा 3 टाइम्स 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 15 लाख। आंसर कितना आ जाएगा 15 लाख। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15 लाख सी का। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों के अंदर आंख बंद करके हो जाएंगे सर जी आपसे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। मैं कहता हूं कि पूरी की पूरी जो यूनिट थी ना अपनी अकाउंट्स और ऑडिट वाली, उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को ये लगा। पहली बात तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब, अगर कोई पर्सन अगर ये एग्जाम्पल लटके नहीं जाता और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का कोई मतलब अगर पर्सन
अच्छे से समझ लेता है कंसेप्ट वाइज, तो उसका क्वेश्चन ऐसे चुटकी में हो जाएगा। केवल और केवल एग्जाम्पल्स रट के जाएगा एग्जाम के अंदर तो फिर नहीं हो पाएगा। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जो डिपेंड करता है फ्यूचर के किसी इवेंट पर। तो लायबिलिटी मतलब रुपया पे करना, यानी कि इसमें रुपया पे करना पड़ भी सकता है और नहीं भी। वही तो कॉन्टीजेंट हुई, संदिग्ध तो वही तो हुआ। अगर मैं कह देता हूं कि यार 100% रुपया पे करना है तो ये तो लायबिलिटी है, कॉन्टीजेंट थोड़ी ना है, संदिग्ध थोड़ी ना है, पे करना ही है ना। तो ये तो लायबिलिटी हुई। आई बात समझ में? ये होते हैं कंसेप्ट, ठीक है ना। देखिएगा, बी आर डिस्काउंट बट नॉट मैच्योर्ड। आपने बिल रिसीवेबल बैंक में जाकर चेक जमा कराया लेकिन अभी तक वो मैच्योर्ड नहीं हुआ, ठीक है ना। हो सकता है कि यार वो अगर रुपया अगर वो डिस्काउंट हो गया, सामने वाली पार्टी को आपने दिया, अगर वो बैंक से डिस्काउंट हो गया तो आपको रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर वो बैंक में डिस्काउंट नहीं हुआ तो आपको रुपया देना पड़ेगा। तो यस, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। अंडरराइटिंग कमीशन पेबल, कोई अंडरराइटर था आपके बिहाफ पर, उसने शेयर बेचे, वो आता है आपके पास कि आपने मेरे को कहा था कि 10,000 शेयर बेचेगा, एक शेयर पर 1 रुपया दूंगा तो मेरा 10,000 का कमीशन बनता है। क्या उसको रुपया देना ही पड़ेगा क्या? बिल्कुल देना पड़ेगा। अंडरराइटिंग कमीशन पेबल, जो पेबल है ना, देना ही है उसको, तो ये 100% रुपया देना ही है। तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से कंसेप्ट, जिनको कंसेप्ट पता था ना वो तो इसका आंसर चुटकियों में दे दिए। अब अगर जिनको कंसेप्ट नहीं पता फिर वो सोचते रहेंगे। अरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड, अरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आपका डिविडेंड था वो बकाया था। अब हो सकता है कि जिसका बकाया था वो मांगने आ गया तो देना पड़ सकता है, मांगने नहीं आया तो नहीं देना पड़ेगा। अनकॉल्ड कैपिटल ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी ने रुपया अभी तक मांगा नहीं है, तो मांगा तो देना पड़ जाएगा, इस साल नहीं मांगा तो नहीं देना पड़ेगा। आई बात समझ में? लेकिन ये तो 100% देना ही है ना, तो ये तो लायबिलिटी है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं है। चौथा क्वेश्चन आपके लिए यह है कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को अपनी बैलेंस शीट के अंदर कहां पर दिखाया जाता है? कहां पर दिखाया जाता है? एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, कहां पर दिखाया जाता है? एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर से आंसर आप दीजिएगा। नेक्स्ट आता है, एक ऑडिट रिपोर्ट थी कंपनी की, वो कहती है कि कंपनी हैज नॉट प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 8,50,000। कंपनी ने इस साल 8,50,000 रुपए का ऊपर 8,50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया है, ठीक है। सब्जेक्ट टू, इसके अलावा कंपनी की पूरी रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर है, मतलब कि कंपनी बहुत ही बढ़िया है लेकिन एक छोटा सा दाग है। सुनना जैसे, लड़का देखने गए, कुछ भी उसमें बुराई नहीं है, कुछ भी बुराई नहीं है। सुपारी नहीं खाता, गुटखा नहीं खाता, दारू नहीं पीता, नॉनवेज नहीं खाता, पढ़ा लिखा सब कुछ है ना, नौकरी भी लगी हुई है ना। तो ये होती है क्लीन रिपोर्ट। ये क्या होती है? क्लीन रिपोर्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, है ना, ये भगवान रामचंद्र, ठीक है। उसके बाद में आता है क्वालिफाइड रिपोर्ट। बस ये एक चीज छोड़ दो, बाकी सब बढ़िया है। मतलब कि आज के टाइम के अंदर तो लड़का चाहिए, मतलब कि नौकरी भी है लड़की की, नौकरी भी है लड़के की, क्या कहते हैं, गुटखा वगैरह भी नहीं खाता, दारू वगैरह भी नहीं पीता, सब कुछ सही है ना। लेकिन एक छोटी सी कमी है। क्या कमी है? एक छोटी सी कमी, कुछ भी एक छोटी सी कमी, मतलब कि जुआ खेलता है ना, जुआ खेलता है, कभी कभार खेलता है, बाकी सब बढ़िया है ना। तो ये हो गई क्वालिफाइड रिपोर्ट, यानी सब्जेक्ट टू। बस एक छोटी मोटी चीज छोड़ दो, ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, बाकी सब बहुत सही है। जुआ खेलता है, 5,000 का कमाता है, 1 करोड़ रुपया दिन का, चल जाएगा, ठीक है। एडवर्स रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी कमियां हैं साहब, नहीं है लायक। डिस्क्लेमर, जानती नहीं है, पहचानती नहीं है कौन लड़का कहाँ का लड़का, कोई ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू आ गया, तो कौन सी रिपोर्ट हो जाएगी आपके लिए? क्वालिफाइड रिपोर्ट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करती है? हर एक एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है।
हर एक एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है, और हर एक पार्ट की कॉस्ट को जानने की कोशिश करती है। यानी कि ये कॉस्ट पुल्स के जो नंबर होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करती है और देखती है कि कहाँ कॉस्ट कम कर सकता हूँ मैं, वहाँ पर वो कॉस्ट कम करती है। तो 9th में आ जाएगा सी। XYZ की डेट इक्विटी रेशियो समझ गए ना, 1.5 है, तो मतलब 1.5 रुपया बाहर से ले रखा है और 1 रुपया खुद से ले रखा है। जबकि लोगों ने क्या कर रखा है, 1.3 लोगों ने बाहर से ले रखा है और 1 रुपया अगर उनका खुद का होता है तो यानी इस कंपनी ने तो यार ज़्यादा लोगों से बाहर से रुपया ले रखा है, तो मतलब कि कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, तो इसके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है। कंसेप्ट लगाया, आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजल्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये मैंने बहुत अच्छे से भी बता रखा है कि देखिएगा, आपका बिजनेस है, ये आप हो, ये आपका बिजनेस है, आप इसके अंदर रुपया लगाते हो वो कहलाती है कैपिटल, आप इसके अंदर रुपया निकालते हो वो कहलाती है ड्राइंग। ये जो कंसेप्ट होता है कि मालिक, ये जो कंसेप्ट होता है वो होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। मालिक अलग है, उसका बिजनेस उससे अलग है, तो ओनरशिप, ओनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग्स इसके क्या है, एग्जाम्पल रहेंगे। वर्षा और मोनिका पार्टनर थे, मैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3:2 के रेशियो के अंदर। उनकी कैपिटल कितनी थी, 80,000 और 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा है, कैपिटल से भी मतलब नहीं है। दे आर एंटर 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पाते हैं, ठीक है साहब। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ 7800 रुपये का आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल सी बात है कि पहले साल के जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले माइनस होता है, उसके बाद में जो प्रॉफिट आता है ना वही पार्टनर्स में बढ़ता है। और जो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है ना वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद का ही है, तो यानी कि यही प्रॉफिट क्या होगा, डायरेक्टली बढ़ जाएगा 3:2 के रेशियो में। जब ये 3:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा तो 3150 क्या कहते हैं 6480 और 3120 रुपये आ जाएगा। 3:2 में बांटोगे तो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल ये 12 क्वेश्चन हुए, आपको चारों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि 12 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स मेरी जान, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम सभी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो कोर्सेज को परचेज करना चाहते हो तो प्ले स्टोर के ऊपर जाइएगा, वहाँ से हमारी कॉमर्स मेरी जान ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। NTA नेट कॉमर्स का जो कोर्स है अभी हाल फिलहाल अवेलेबल है 2000 रुपये के अंदर, साल भर के लिए 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स अवेलेबल है 1500 रुपये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। और NTA नेट कॉमर्स का 1 मंथ का जो कोर्स है वो है 300 रुपये का। तो आप चाहे तो कोई सा भी कोर्स आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इको कोई जो स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइस रख रखी है, पसंद आए तो ले लीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है जी।